अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कंबशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी कंबशन आसानी से की जा सकती है, मतलब उनका रिएक्शन ऑक्सीजन से किया जा सकता है। और जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हो, O2 से करवाते हो, तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बना के देता है। हीट बेसिकली हमारे पास यहाँ एनर्जी के तौर पे काम करेगी। तो अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये अल्कोहल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये फ्लेमेबल है, मतलब इनको आग लग जाती है अगर आप इसको आग लगाओ तो। दे बर्न इन एयर, ऑक्सीजन, क्योंकि बेसिकली यहाँ एयर लिखा हुआ है लेकिन एयर में से हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। जब भी कंबशन करनी होती है तो कंबशन के लिए हमें एयर में से ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इसलिए लिखा है यहाँ दे बर्न इन एयर ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब जो एनर्जी हमें मिलेगी वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, हीट के फॉर्म में मिलेगी। फिर उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जो अल्कोहल्स हैं ये अल्टरनेटिव सोर्स है फ्यूल का। अब फ्यूल हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जिनकी अगर आप बर्निंग करो तो उसके रिजल्ट में एनर्जी मिले, तो अल्कोहल्स को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है और बड़े ही इंपॉर्टेंट जो ऑयल्स हैं उनको रिप्लेस कर सकता है ये एज अ फ्यूल के तौर पे। तो ये तीन बातें यहाँ पहले लिखी हुई हैं। फिर जो इसकी कंबस्शन का रिएक्शन है, अल्कोहल की कंबस्शन का रिएक्शन, सबसे पहले मेथनॉल। अब मेथनॉल वाली इक्वेशन अगर आप बुक में देखोगे वहां बैलेंस सही नहीं की हुई, आप इसको सही से बैलेंस भी कर लो। यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4 और साथ आपको हीट मिलेगी। तो ये हमारे पास मेथनॉल चूंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन को मैं कंबस्शन का नाम दूंगा। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है, साथ हमें हीट प्रोवाइड करता है। हीट बेसिकली यहां कैसा काम कर रही है, एज अ एनर्जी के तौर पे। इसी तरह से एथेनॉल, क्योंकि ये दोनों अल्कोहल्स जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, ये एथेनॉल सेम जैसे मेथनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सेम ऐसे ही एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। यहां दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं और हीट बना रहे हैं। तो सेम एथेनॉल भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ इक्वेशन, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लिखोगे, यहाँ 2 2, यहाँ 4 और 3। ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये मैंने नंबर्स लिखे हैं। जैसे कैसे इक्वेशन ये बैलेंस है, अगर यहाँ आप देखो लेफ्ट साइड पे जो अल्कोहल है, यहाँ इसमें 2 कार्बन है, इधर भी हमारे पास 2 कार्बन है। हाइड्रोजन अगर 3, ये 2, ये 5, 1 ये 6 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, एरो के लेफ्ट साइड पे 6 है, तो 3 2 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3 2 6 और ये एक 7, ये 2 2 4 और 3 ये ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास राइट साइड पे भी ऑक्सीजन जो है वो 7 है। तो इक्वेशन ये हमारे पास बैलेंस है। फिर हमारे पास अल्कोहल्स की एप्लीकेशन है कि ये कैसे एज अ फ्यूल के तौर पे काम करता है। तो सबसे पहले मेथनॉल को डिस्कस किया गया है कि ये अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे यूज होता है, जो कि हमने यहाँ बात डिस्कस की कि जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑयल्स हैं उनको ये रिप्लेस करता है और एज अ फ्यूल के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि ये लो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किससे, गैसोलीन से। अब गैसोलीन से भी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, गैसोलीन को आप पेट्रोल कह सकते हो, डीजल से। और एथेनॉल से भी कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, डीजल से भी, गैसोलीन से भी जब आप इसकी कंबस्शन करते हो। तो आसान अल्फाज में मेथनॉल अल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल का सोर्स तो है, लेकिन ये गैसोलीन मतलब पेट्रोल, डीजल और एथेनॉल से कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से इट रिड्यूस ड्राइविंग रेंज, जो गाड़ी की ड्राइव करने की रेंज है उसको भी ये रिड्यूस करता है, क्योंकि इसकी कंबस्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितने अच्छे से गैसोलीन, डीजल या एथेनॉल की होती है, इसलिए कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये कोई इतना अच्छा फ्यूल नहीं है। फिर है एथेनॉल, दूसरे नंबर पे ये वाला कंपाउंड एथेनॉल। ये लिखा हुआ है कि इसको अक्सर हम ना बड़ा, ये एक तो इंपॉर्टेंट हमारे पास फ्यूल है और इसको बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है, इसलिए ये क्या लिखा हुआ है, मोर यूजफुल फ्यूल, बड़ा अच्छा यूजफुल फ्यूल है। और प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 2/3 एनर्जी ऑफ गैसोलीन पर लीटर। आसान अल्फाज में इस पॉइंट को, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये एक एग्जांपल माइंड में रखो कि सपोज दैट
अगर जो गैसोलीन है उसकी मैं बस कंबस्शन करूं 1 लीटर गैसोलीन की, अगर 1 लीटर 30 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसकी निस्बत जो एथेनॉल है वो 20 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर ये बात भी नहीं समझ आती तो 2 और 3 से आप याद रख लो। अगर एथेनॉल जो है उसकी बर्निंग करें तो वो 2 किलो जूल अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो गैसोलीन फिर 3 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये रेशो आपने याद रखनी है, और ये ऑलमोस्ट बनती है कोई 1.5 टाइम मोर गैसोलीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है किससे? एथेनॉल से। अब एथेनॉल का एक बेनिफिट ये है, जैसे यहां बेनिफिट किसका था? गैसोलीन का, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसमें एथेनॉल का एक बेनिफिट लिखा हुआ है, हाई ऑक्टेन नंबर देन गैसोलीन। गैसोलीन से ऑक्टेन नंबर हाई होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है? सिंपली हमारे पास जितने भी फ्यूल्स हैं उनको एक ऑक्टेन नंबर असाइन किया जाता है, जो कि बेसिकली क्या, अगर किसी कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर ज्यादा हो तो उसका वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। मतलब इंजन के अंदर ऐसा कंपाउंड जब आप यूज करोगे एज अ फ्यूल के तौर पे जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो वो नॉकिंग कम प्रोड्यूस करेगा, आवाज इंजन में से कम आएगी। लेकिन लो ऑक्टेन नंबर वाला कोई फ्यूल यूज करोगे तो उससे इंजन की आवाज बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। इसका सिंपली ये मतलब है। तो हाई ऑक्टेन नंबर किसका है? एथेनॉल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक अच्छा फ्यूल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? मोर यूजफुल फ्यूल, बड़ा अच्छा फ्यूल है। कौन बोला? एथेनॉल। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑफन ब्लेंडेड, मिक्स किया जाता है विद पेट्रोल। 10 to 20% पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को मिक्स किया जाता है, जो कि हमारे पास क्या बन जाता है? गैसोल। क्या बन जाता है? गैसोल। ये GaSO का वर्ड हमने यहां से पिक किया है, GaSO। और ये जो HOL का हिस्सा है, जो सफिक्स है, वो हमने यहां से, सॉरी इधर अल्कोहल कहा गया, ये अल्कोहल HOL से, ठीक है, HOL अल्कोहल से पिक किया। तो इसका मतलब जब आप अल्कोहल में पेट्रोल मतलब गैसोलीन 10 to 20% ऐड करते हो तो ये गैसोल बन जाता है। ये भी हमारे पास एक बड़ा अच्छा फ्यूल के तौर पे इसको हम यूज करते हैं। फिर लिखा हुआ है इंक्रीजेस ऑक्टेन वैल्यू। जब आप दोनों गैस इनको पेट्रोल को और पेट्रोल को जो कि गैसोलीन है और एथेनॉल को मिक्स करते हो तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास गैसोल बनता है उससे उसका फायदा ये होता है कि एक तो गैसोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, दूसरा जब आप इस गैसोल की कंबस्शन करते हो तो ये कम कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है एयर के अंदर, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक हाईली पॉइजन गैस है। इवन कि इतनी ये पॉइजन गैस है कि इससे इंसान की डेथ हो सकती है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता। जब ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए इस फ्यूल का में जो मिक्सचर है हमारे पास, उसका ये फायदा होगा। किसका मिक्सचर? पेट्रोल मींस के गैसोलीन या एथेनॉल या कोई सा भी अल्कोहल जब आप मिक्स करते हो तो गैसोल बन जाता है। तो इसका ये फायदा है, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, ऑक्टेन वैल्यू, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ऑक्टेन वैल्यू बढ़ती है, और रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन कम हो जाती है। उसके बाद स्मोक काजिंग एमिशंस, तो स्मोक की प्रोडक्शन कम हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और उसके बाद ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ठीक है। अब स्मोक इसमें से क्या चीज है? स्मोक बेसिकली दो चीजों का मिक्सचर है, स्मोक धुआं प्लस फोग FOG धुंध। अब यहां से हमने क्या पिक किया? SM और यहां से OG। जब ये दोनों चीजें स्मोक धुआं और फोग धुंध जब दोनों मिक्स होते हैं, ये स्मोक की फॉर्मेशन करता है, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट इस तरह से करता है, क्योंकि एक स्मोक जो है ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, और दूसरा ये VN को बड़ा कम कर देता है, स्पेशली सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों के अंदर फोग होती है। धुआं तो खैर गर्मियों में भी होता है और सर्दियों में भी होता है। तो फोग के साथ स्मोक जब मिक्स होता है तो ये स्मोक बनाता है। तो गैसोल का जब फायदा में ये है कि जब आप पेट्रोल या गैसोलीन को अल्कोहल के अंदर मिक्स करते हो तो जो नया फ्यूल बनता है उसके ये फायदे हैं कि एक तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन कम हो जाती है, और स्मोक की फॉर्मेशन भी कम हो जाती है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेसिकली ये फ्यूल है। उसके बाद जो हमारे पास है एथेनॉल,
जैसे एथेनॉल है या मेथनॉल, ये दोनों फ्यूल के तौर पे यूज तो होते हैं, लेकिन ये अगर आपने एथेनॉल या मेथनॉल का एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करना है तो ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, क्योंकि आप ये ड्राइव होते हैं प्लांट से। तो प्लांट कंटिन्यूसली नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने इनको ग्रो करना ही करना है, और वहां से आप जितना मर्जी चाहे एथेनॉल या मेथनॉल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल है या गैसोलीन है, ये हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और कई मिलियन ईयर अगो, इतने पहले जब प्लांट्स की या एनिमल्स की डेथ हुई थी, तो उनकी डेड बॉडीज जब डिके हुई इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर, तो ये हमारे पास गैसोलीन या पेट्रोल वगैरह की फॉर्मेशन हुई। तो इसलिए मैं इसको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पे हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको दोबारा से हम इतना आसानी से जनरेट नहीं कर सकते। फिर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या है इन फ्यूल्स के? सबसे पहले लिखा हुआ है कॉर्न बेस एथेनॉल। एथेनॉल बनाया जाता है कहां से? मकई के जो दाने होते हैं ना, उससे। तो मकई, कॉर्न, मेज भी कहा जाता है, जो उसकी क्या हम करते हैं? फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम ये कॉर्न का एक्सट्रैक्ट लेंगे और उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? यीस्ट वगैरह ऐड करेंगे और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, और ये एक लंबा प्रोसेस है, तकरीबन 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इतना टाइम लग जाता है। तो फर्मेंटेशन ऑफ कॉर्न से आपको एथेनॉल जो मिलता है वो क्या करता है? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। जो एथेनॉल हम यूज करेंगे एज अ फ्यूल के तौर पे, और वो कहां से फ्यूल आएगा? एथेनॉल एज अ फ्यूल के तौर पे कहां से आएगा? कॉर्न से। तो ऐसा जो फ्यूल है, जो एथेनॉल है, वो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम करेगा। ग्रीन हाउस गैसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन गैस है, मीथेन गैस है, उसके बाद वाटर वेपर्स हैं। इस तरह की जो गैसेस हैं इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को दिन ब दिन इंक्रीज कर रही हैं, ऐसी गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो एथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को बहुत कम कर देता है। कितना कम करता है? 40 to 50%। इतने परसेंट अगर ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए ये इसका एक बेनिफिट है। किसका भला? जो हमारे पास एथेनॉल, जिसको हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं एज कंपेयर टू गैसोलीन। अच्छा, जो फिर इसके एक डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे होंगे, यहां एक डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया है, अल्कोहल्स आर हाइग्रोस्कोपिक। अब हाइग्रोस्कोपिक ऐसी चीजों को कहते हैं जो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से ये वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब वाटर, ये बात हमने लिख दी। हाइग्रोस्कोपिक मतलब एब्जॉर्ब वाटर। अब जब अगर आप किसी इंजन के अंदर अल्कोहल्स को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करोगे, उसका बेनिफिट ये तो होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कम करेगा। कितने कम करेगा? 40 to 50%। लेकिन एक उसका नुकसान ये होगा कि ये अल्कोहल सराउंडिंग में से जब वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब करेंगे, अब वही वाटर के वेपर कहां जाएंगे? इंजन में जाएंगे। अब इंजन के जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं या स्पेयर पार्ट्स हैं, उनको क्या लग सकता है? जंग लग जाएगा। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। किसका? अल्कोहल्स को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करने का। एक इसका बेनिफिट और एक इसका ये डिसएडवांटेज। अब इसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ अल्कोहल्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो मेडिसिनल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो ये अल्कोहल्स हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहां कहां उनको यूज करते हो? तो सबसे पहले लिखा हुआ है एज सॉल्वेंट। तो सबसे बड़ा जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है अल्कोहल्स का, कि ये डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। अब सॉल्वेंट नॉर्मली ऐसी चीज को हम कहते होते हैं जो दो रिएक्टेंट को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो आसानी से रिएक्ट कर सके और ये खुद रिएक्ट नहीं करते। अब ये कैसा बिहेव कर रहे होते हैं रिएक्शन के अंदर एज अ सॉल्वेंट के अंदर? तो सबसे पहले एथेनॉल, फिर उसके बाद आइसोप्रोपानोल। अब एथेनॉल आपने यहां पढ़ा, ये एथेनॉल जिसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा। एथेनॉल और आइसोप्रोपानोल क्या होता है कि 3 कार्बन की चेन होती है,
CH3 एंड पे, दोनों तरफ CH3, दरमियान में CH, और दरमियान वाली कार्बन के साथ एक OH लगा देती है, हमारे पास आइसोप्रोपेनॉल बन जाएगा। तो ये दोनों अल्कोहल्स हैं। इनको कहां यूज किया जाता है? यूज्ड इन हर्बल एक्सट्रैक्ट। जो प्लांट्स हैं वहां से डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जो डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स को, डिफरेंट मटेरियल्स को, कहां से? हर्बल मतलब जड़ी बूटियों से, जड़ी बूटियों से ये क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको फर्दर हम सेपरेट कर सकते हैं। होम्योपैथी, ये आपको पता है कि ये हमारे पास एक मेथड है इलाज करने का डिफरेंट डिजीज, उसके अंदर हम यूज करते हैं जो मेडिसिन होती है ना, इसकी टैबलेट्स होती हैं, उसको उसके अंदर एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल मौजूद होता है एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। जो क्रीम्स हैं और लोशंस हैं इनके अंदर भी एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, मेथनॉल एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। क्यों इनको यूज करते हैं ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं होने देता, उनको आपस में जोड़ के रखता है। तो ये इसलिए जो अल्कोहल्स है उनको हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे वाइडली यूज करते हैं। आगे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का मतलब यहां पे ये है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस पे हम क्या लगा देते हैं? एथेनॉल या अल्कोहल लगा देते हैं। अब इनका काम ये होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको या तो दूर भगाता है या किल कर देता है। तो सबसे पहले डिफरेंट इक्विपमेंट्स, जैसे सर्जरी के इक्विपमेंट्स हैं, ऑपरेट वगैरह करने वाले इक्विपमेंट, उनको ऑपरेट करने से पहले वॉश किया जाता है अल्कोहल से, ताकि जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो किल हो जाए। सर्फेसिस, सर्फेसिस का यहां आसान अल्फाज में आप ये इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्लोर्स हैं, जो फर्श हैं, वहां पे ऐसी सब्सटेंसेस यूज की जाती हैं क्लीनिंग के लिए जिनके अंदर क्या होता है? अल्कोहल्स होते हैं। तो सर्फेसिस के ऊपर भी यूज किया जाता है ताकि बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सके। इवन हम घरों में भी ये यूज कर सकते हैं, वॉशरूम के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह वॉशरूम के अंदर होते हैं। तो वहां पे भी हमें क्या यूज करने चाहिए? ऐसी सब्सटेंसेस यूज करनी चाहिए जिनके अंदर क्या होते हैं? अल्कोहल वगैरह होते हैं। उससे क्या होता है कि ये डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है या फंजाई वगैरह, उनको किल कर देता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है इक्विपमेंट, सर्फेसेस एंड एरियाज इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे मेडिसिन की सिंथेसिस होती है, वहां पे एथेनॉल या मेथनॉल वगैरह को एक तो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, और दूसरा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वहां पे इनको एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं ताकि मेडिसिन वगैरह जो है वो सेफ हो जाएं। किन से? डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिर है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कर देता है, वायरसेस को और फंजाई वगैरह को किल कर देता है। कैसे? यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है इसमें एक छोटा सा फर्क है, वो ये कि एंटीसेप्टिक ऐसी सब्सटेंसेस को हम कहेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे हम लगाते हैं ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह वो किल हो जाए। जैसे कहीं पे कोई जख्म वगैरह हो गया तो वहां पे जो हम सब्सटेंस लगाएंगे बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, वायरसेस वगैरह को किल करने के लिए, ऐसी चीजों को एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस बोला जाता है। और डिसइंफेक्टेंट नॉर्मली ऐसी सेम इनका काम यही होता है, लेकिन ये हम नॉर्मली नॉन लिविंग सर्फेसिस पे अप्लाई करते हैं। जैसे वॉशरूम में यूज कर लिया, फ्लोर पे बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए यूज कर लिया, तो इसमें आप हार्पिक वगैरह लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, और एंटीसेप्टिक पे आप डिटोल उसको लिख सकते हो, क्योंकि डिटोल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे लगाया जाता है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, और हार्पिक वगैरह वो फ्लोर वगैरह को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस या फंजाई वगैरह को किल करने के लिए यूज किया जाता है। फिर टॉपिकल फॉर्मुलेशन है कि अब नॉर्मली जो डिफरेंट लोशंस हम यूज करते हैं, ये ड्राई स्किन के लिए क्रीम या लोशन यूज किए जाते हैं, उनके अंदर भी जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी पे लगाने से हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्लो करने के लिए, तो उन चीजों में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किन के अंदर? क्रीम्स और लोशंस के अंदर, उन इंग्रेडिएंट्स को जो हमारी स्किन वगैरह के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? उसमें अल्कोहल वगैरह ऐड करते हैं। तो यहां इसका एक मतलब यहां हमें यह भी समझ आया कि जो डिफरेंट क्रीम्स और लोशंस वगैरह हैं
उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स को अच्छा बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और उनको आपस में कंबाइन रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहल्स को यूज करते होते हैं। फिर उसके बाद स्किन डिसइंफेक्टेंट, एथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, यूज बिफोर इंजेक्शन और सर्जरी। जब किसी बंदे को या किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना होता है तो किसी बॉडी के किसी हिस्से पे भी जहां पे इंजेक्शन लगाना होता है उसको अल्कोहल पैड्स या अल्कोहल स्वैब्स कहा जाता है, उनसे पहले साफ किया जाता है उस जगह को, ताकि वहां पे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो वहां से रिमूव किए जा सके या किल किए जा सके, उसके बाद इंजेक्शन लगाया जाता है। तो स्किन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी ये काम करता है, बैक्टीरिया जो स्किन पे होते हैं उनको ये किल कर देता है। और ये सर्जरी के दौरान जब सर्जरी करने लगते हैं तो जिस जगह से सर्जरी जिस जगह की जाती है वहां पहले उस बॉडी के उस पार्ट को इन अल्कोहल पैड या स्वैब से साफ किया जाता है ताकि बैक्टीरिया वगैरह जो है वो किल हो जाए। तो इसलिए स्किन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी अल्कोहल्स काम कर रहे होते हैं। फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले लिखा हुआ है एंटी बैक्टीरियल के तौर पे यूज होते हैं, एंटी वायरल के तौर पे, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल के तौर पे इनको यूज किया जाता है। किसके अंदर, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी कॉस्मेटिक मेकअप का जितना सामान है उनके अंदर नॉर्मली क्या होता है, अल्कोहल्स वगैरह होते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को क्या कर दें, किल कर दें। सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं, वायरसेस को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाकी सारे होते हैं उन सारों को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, उसके बाद फंगस वगैरह, इन सारों को ये किल कर देता है। फिर हाइजीन प्रोडक्ट्स, जो हाइजीन मतलब साफ सफाई में चीजें यूज होती हैं, उनके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, इनको अल्कोहल वगैरह को यूज करते हैं। जैसे डिओड्रेंट्स वगैरह हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, टोनर्स वगैरह हैं, परफ्यूम्स वगैरह, स्किन लोशन वगैरह, जो हम अपनी केयर करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए चीजें सब्सटेंसेस यूज करते हैं, उन सारे के अंदर क्या होता है, अल्कोहल होता है। जैसे क्रीम मैंने बताया, लोशन बताया, उसके बाद परफ्यूम्स वगैरह हो गए, स्किन प्रोडक्ट, स्किन केयरिंग प्रोडक्ट जितनी भी हैं, ऐसी सारी सब्सटेंसेस के अंदर ये अल्कोहल्स को यूज किया जाता है। और इनका मेन फंक्शन, इनके दो मेन फंक्शन होते हैं, ये एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज होते हैं और जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको किल करने के लिए इनको यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो अल्कोहल्स वगैरह हैं उनको कॉस्मेटिक के अंदर इसलिए भी यूज किया जाता है कि जो कॉस्मेटिक के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी फॉर्मुलेशन के लिए, ताकि उनको जोड़ा जा सके और उनको बनाने के लिए अल्कोहल्स को यूज किया जाता है। फिर प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स की नेचर ऐसी होती है कि उनके दरमियान कोई प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होती, वो सेपरेट हो जाते हैं। उनको मिक्स रखने के लिए, जोड़ के रखने के लिए, ताकि वो सेपरेट ना हो, उसके लिए भी हम अल्कोहल्स को यूज करते हैं। इंक्रीजेस एडहियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट, जितनी भी प्रोडक्ट हैं, और एडहियरिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है किसी चीज को आपस में जोड़ के रखने वाली प्रॉपर्टी। जैसे ग्लू है, वो लकड़ी के दो पीसेस को जोड़ के रखता है, इसका मतलब उसके पास एडहियरिंग प्रॉपर्टी है। तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको स्किन के ऊपर प्रॉपर अटैच होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, एडहियरिंग प्रॉपर्टी चाहिए। और एडहियरिंग प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है, ये अल्कोहल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस आसान अल्फाज में यहां हमें ये समझ आती है कि अल्कोहल्स को हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं ताकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वो ताकि सेपरेट ना हो, वो जुड़े रहें आपस में। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट अल्कोहल्स को यूज करते हैं, नॉर्मली मेथनॉल एंड एथेनॉल को। फिर उसके बाद है अल्कोहल्स का डेली लाइफ में पब्लिक हेल्थ पे क्या रोल है, पब्लिक हेल्थ में क्या रोल है। सबसे पहले एप्लीकेशन, ये हमने पढ़ ली है, दो ही मेन इसकी एप्लीकेशन है। अल्कोहल्स को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत होती है, तो अल्कोहल्स एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज होते हैं। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंजाई वगैरह हैं, इनको किल करने के लिए हम अल्कोहल्स को डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। जैसे नीचे कॉन्टेक्ट्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, मेडिसिन बनाने के लिए भी अल्कोहल्स को यूज किया जाता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहल्स को। हाउस होल्ड, घरों में जितनी भी चीजें हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम देखोगे जहां पे डिसइंफेक्शन की जरूरत हो वहां पे अल्कोहल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। कंट्रीब्यूट टू हेल्थ,
हेल्थ में बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। हाइजीन, जो डिफरेंट बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको किल कर देते हैं। हाइजीन मतलब साफ सुथरा वो चीजों को कर देते हैं। एंड कन्वीनियंस, और इनको अप्लाई करना भी बड़ा आसान है। एक होता है ना किसी चीज को अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनको यूज करना इंतहाई आसान है। ये भी फायदा है इसका, कोई इतने ज्यादा नुकसान नहीं है। यूज्ड इन क्लीनर्स, साफ सफाई के लिए जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, अल्कोहल। जैसे मैंने बताया फर्श वगैरह को साफ करने के लिए भी डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं और उनके अंदर क्या मौजूद होता है, अल्कोहल्स मौजूद होते हैं। पेंट्स के अंदर यूज होता है। इंक्स यूज होते, इंक्स जो बोर्ड मार्कर इंक्स हैं या जो नॉर्मल हम मार्कर यूज करते हैं उसमें भी अल्कोहल मौजूद होता है, जो कि एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो रहा है। अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन, जो डिफरेंट इंफेक्शन हैं, जो बीमारियां जैसे आजकल आई फ्लू वगैरह हुआ है, उसमें जो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं वो डिफरेंट इंफेक्शन स्प्रेड करते हैं। उनसे बचने के लिए जो सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं उसमें अल्कोहल वगैरह का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहां जैसे उसने डिस्कस किया हुआ है एक इंपॉर्टेंट इन पैंडेमिक लाइक कोविड-19, जैसे कोविड कोरोना आया था तो उसमें भी हम हैंड वगैरह जो वॉश करते थे वो सैनिटाइजर से वॉश करते थे, और सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल्स मौजूद होते हैं जो कि कोविड-19 को ज्यादा स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर रहा था। तो इसीलिए अल्कोहल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पैंडेमिक वबाई इमराज को कहा जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के हाई सोलबिलिटी, जो अल्कोहल्स हैं ये बाकी सब्सटेंसेस को आसानी से डिसॉल्व कर लेती हैं, इसलिए। और दूसरा रैपिड ड्राइंग, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या हो जाते हैं, ड्राई भी हो जाता है। अगर स्किन पे लगाओ ना तो बैक्टीरिया वगैरह को किल करके उसके बाद फौरन से ड्राई भी हो जाते हैं। इजी टू यूज, इनको अप्लाई करना बहुत आसान है। फिर इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, जितनी भी सब्सटेंसेस जिनके अंदर अल्कोहल्स हैं उनको बेहतर बनाता है। कौन वाला अल्कोहल? उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, उनकी इफेक्टिवनेस, वो कितना असरअंदाज हो रहे हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये सब्सटेंसेस, वो अगर अल्कोहल हो तो वो और बेहतर परफॉर्म करेंगे अगेंस्ट बैक्टीरिया। यूज इन सैनिटाइजिंग सर्फेसेस, जो सरफेसेस हैं मतलब फ्लोर वगैरह या टेबल्स वगैरह, उनकी सरफेस को आप अल्कोहल कंटेनिंग सब्सटेंसेस से साफ करते हो, वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है। जैसे यहां लिखा हुआ है एंड हैंड्स, हाथों को साफ करने के लिए, धोने के लिए भी, स्पेशली कोविड-19 के अंदर सारों को याद होगा कि हम सैनिटाइजर से हैंड वॉश करते थे ताकि जो कोविड-19 है वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो, इसलिए इसका हेल्थ केयर के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हमारा इसका आखिरी टॉपिक था, मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक है इसका, चैप्टर नंबर 10 का, और 2 ही इसके लेक्चर है, एक छोटा सा ये चैप्टर है।